वो मतलब खुद आरएसएस और बीजेपी वाले भी शर्म कर जाएंगे वैसी वैसी बातें करने में जैसी वो करते हैं खुल के आगे आके। और तो लोगों का जो डर है ना वो मिश्रा जी से है कि क्या गड़बड़ घोटाला हो जाएगा इस पार्टी में। चिप हम ईवीएम से भी निकालेंगे और जो 1-8%, 0.1% लोगों के जहन में चला गया चिप, उसको भी निकालेंगे, क्योंकि 416, 415 और 416 में। सर मैं वकील नहीं हूँ, आप तो मैं लोगों से कह रहा हूँ ना, लोगों को पढ़ना चाहिए। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसे ईवीएम को खत्म करने के लिए मुहिम चलानी चाहिए सभी असेंबलीज में। इस डर से सारा कहीं और सतीश मिश्रा जी की तरफ मैं इसीलिए नाम लेके भी बोल सकता हूँ, अगर वो उनके पीछे, मायावती जी के पीछे ना खड़े हो हर जगह। एक बड़े नेता है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई चिप नहीं है, लोगों के दिमाग में चिप बैठाया गया है। आप इस बात से सहमत हैं? मैं उससे भी उसी को मैं यही कहूँगा ना कि ये भी जो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है ना, कम से कम इतने समझदार बैरिस्टर साहब को तो ये सोच के चलना चाहिए ना कि चिप जो है ह्यूमन दिमाग में नहीं लगाया गया। अगर चिप ह्यूमन दिमाग में लगाया गया होता तो बीजेपी के 41% वोट नहीं आते। फिर अगर 80 बनाम का होता तो 80% वोट उस तरफ आते, 20। अभी वो खुद भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि 41% से ज़्यादा वोट ले पाएँ ईवीएम के ज़रिए भी। तो चिप कौन सा लगा है? चिप कोई नहीं लगा। चिप उन लोगों के दिमाग में लगा है जो अंधभक्त हैं किसी भी तरफ के, उनके दिमाग में ज़रूर चिप लगा है। उस चिप को निकालने का काम हम कर रहे हैं। चिप हम ईवीएम से भी निकालेंगे और जो 1-8%, 0.1% लोगों के जहन में चला गया चिप, उसको भी निकालेंगे, क्योंकि ये एक जहनी बीमारी है। किसी के भी दिमाग में चिप चला जाए तो वो एक जहनी बीमारी है, उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। इतने दिन से सर आप लोग विरोध करते आ रहे हैं, प्रदर्शन भी किए, पद यात्रा निकाले, कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ ईवीएम को लेकर, सुनी नहीं जा रही है आप लोगों की। कब तक ऐसे चलते रहेंगे? सुनी क्यों जाएगी? बिल्कुल नहीं सुनी जानी चाहिए। मेरे पास एक सत्ता कब्जाने का हिस्सा है, मैं क्यों सुनूंगा किसी और की बात? उससे तो मैं 100% हार जाऊंगा ना हर इलेक्शन। आरएसएस विरोध करते रहेंगे बस ऐसे तो क्या करें? हमारे पास जो रास्ता है, जो संवैधानिक रास्ता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का रास्ता है, वो अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। चुनाव के बाद करेंगे। चुनाव के बाद देखिए, हम लोग चुनाव से पहले भी ये बात कहते आ रहे हैं और चुनाव के बाद अब फिर ये बात कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो आरएसएस के टच में नहीं है। और ज़्यादातर पार्टी, दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर पार्टियों के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां भी हैं, उनके जो मेन सलाहकार हैं वो आरएसएस ने अपने एजेंट बिठा रखे हैं। और बहुत सारी पार्टियों में जो लोग छोड़ के जाते हैं, मैं ये बात कब से कह रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो अभी कांग्रेस पार्टी उसकी बड़ी मिसाल है। कितने लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी, और कैसे टाइम पे ऐसे ऐसे लोग छोड़ के गए जो कि लीडरशिप के मतलब आंख के तारे थे, कितने बड़े बड़े धोखे करके गए। तो ऐसे लोग अभी भी सभी पार्टियों में चारों तरफ जो लीडरशिप है उसके चारों तरफ पैंठ लगा के बैठे हुए हैं और मिसगाइड कर रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं उन सभी अपोजिशन पार्टीज़ को ख़त्म करने की। तो सबसे पहला काम जो किसी भी अपोजिशन पार्टी को अभी करना चाहिए, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उसे ईवीएम को ख़त्म करने के लिए मुहिम चलानी चाहिए सभी असेंबलीज़ में। जो विपक्ष की पार्टियां जहां सरकार बना रखी हैं वहां पे रेजोल्यूशन पास करके भेजना चाहिए राष्ट्रपति को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, और एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ईवीएम से इलेक्शन नहीं होंगे। और इसका किसको फ़ायदा है? ऑपोजिशन को तो कम से कम बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहें कि कोई भी इलेक्शन वो अब वोट के माध्यम से जीत पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम सब लोग मिल के, और हम इसके लिए चिट्ठी भी लिख रहे हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से सभी अपोजिशन पार्टीज़ को, कि एक हम सेमिनार करेंगे यहाँ पे दिल्ली में, सभी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के, दावत तो सबको देखेंगे, देखे कौन कौन आता है। दूसरी एक बात मैं ये कहता हूँ कि अगर अखिलेश यादव साहब हमारी बात पहले सुन लेते, अब जो वो ईवीएम के बारे में और चुनाव निष्पक्ष नहीं था उसके बारे में जो डेटाज निकाल के दे रहे हैं कि 51.5% हमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट मिला है, तो ऑब्वियसली उसी परसेंटेज में दूसरी जगह भी मिलना चाहिए था। ये बात सही है, इससे भी ज़्यादा वोट मिल सकता था। जो माहौल था ना, सपा को इससे भी ज़्यादा वोट मिल सकता था, लेकिन ईवीएम था। बसपा को इससे कहीं ज़्यादा वोट मिलता अगर ईवीएम ना होता। दो चीज़ें ना होती ना ईवीएम बसपा के पास, तो बसपा शायद सपा से भी ज़्यादा मजबूत कंडीशन में होती। एक तो वो ईवीएम ना होती, दूसरी चीज़ बसपा के पीछे जो बसपा की सबसे बड़ी लीडर हैं उनके पीछे जो शख्सियत खड़ी रहती है ना, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस शख्सियत से, उस नाम से, उस ग्रुप से, लोगों से जो मनुवादी मानसिकता के डरते हैं,
इस डर से इशारा कहीं और सतीश मिश्रा जी की तरफ बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए नाम लेके भी बोल सकता हूं, अगर वो उनके पीछे, मायावती जी के पीछे ना खड़े हों हर जगह, तो लोगों का जो डर है ना वो मिश्रा जी से है कि क्या गड़बड़ घोटाला हो जाएगा इस पार्टी में। मायावती जी की इतनी बड़ी शख्सियत के बावजूद भी उस डर की वजह से बसपा से लोग दूर जा रहे हैं, वरना बसपा जो और मायावती जी की शख्सियत इतनी मजबूत है कि वो इलेक्शन में इससे बहुत बहुत बेहतर कर सकती हैं। सिर्फ ये जो पीछे व्यक्तित्व खड़ा है ना उसको हटा दें, उससे हम लोगों को SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को डर लगता है, उनके छल कपट धोखे से डर लगता है। इसी से मेरा अगला सवाल, लोग कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती राष्ट्रपति बनने के लिए अपना वोट बैंक शिफ्ट करा दी बीजेपी में, क्या होगा आपका जवाब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी को वोट बैंक शिफ्ट करने और कराने की अब RSS और बीजेपी को राष्ट्रपति बनना था ना सर, कोई जरूरत ही नहीं रह गई ना। EVM है, ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं ना, ये सब की जरूरत ही नहीं रह गई है। जब EVM है तो 4 बार की रही मुख्यमंत्री, एक सीट पे सिमट जाती है, नहीं मानते इस बात को? EVM मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी को कोई भी वादा करने की जरूरत ही नहीं बची है। अब EVM के जरिए से सारे वोट ले लिए जाएंगे। अब EVM को जस्टिफाई करने के लिए क्या माहौल बनाया जाता है वो देख लो। एक तो नारा यही है कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही, ये नारा है। दूसरा ये है कि फिर जो इन्होंने अपनी क्रिमिनल मीडिया है जो पूरी तरीके से पैसे से, क्रिमिनल मीडिया, हाँ, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड कहलाई जाती है, क्रिमिनल मीडिया इसलिए कि वो लोगों को झूठ बोलते हैं, तो पब्लिक एट लार्ज के साथ 420 करते हैं, धोखा देते हैं। धोखाधड़ी है ना ये, पब्लिक एट लार्ज को धोखा देते हैं झूठ नैरेटिव तैयार करके, तो क्रिमिनल्स ही तो हुए वो। जो ये सोशल मीडिया है आज तो यही असली मीडिया। तो हम सुना करते थे गोदी मीडिया, मनोवादी मीडिया, अब आप क्रिमिनल मीडिया, नया शब्द आपराधिक मीडिया है। मैं यही बोलता हूँ ना कि जो गोदी मीडिया का शब्द भी आया है वो भी मनुवादियों की तरफ से आया है ना, वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। वो हो ही नहीं सकती ना। जो आपराधिक मीडिया है वो मानसिकता से अपराधी है, वो मनुवाद से ग्रसित है। पहली चीज़ ये, पैसे से भी ज़्यादा ना इस बात का है कि वो खुद ही इस काम पे हैं। जो बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, जो जिनकी अगर कास्ट देखी जाए तो उससे पता लग जाएगा कौन अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है, बेईमान प्रवृत्ति का हो सकता है या नहीं हो सकता। ये तो नामों से पता लग जाता है, कास्ट से पता लग जाता है। तो कब्जा किसका है इस आपराधिक मीडिया पे? सब एक जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं उन्हीं का है ना। तो ये बुनियादी तौर पे ईमानदारी से कोई काम किया नहीं। ये वो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, जिसने हज़ारों साल तक एजुकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी पे अपना रिजर्वेशन रखा है कुछ लोगों का, और आज वो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। जिन्होंने 2% 3% लोगों के पास रिजर्वेशन रखा, सब पढ़ाई हम ही करेंगे, किसी और को पढ़ने नहीं देंगे, ये रिजर्वेशन नहीं था हज़ारों साल तक। सब प्रॉपर्टी हम ही रखेंगे, किसी और को लेने नहीं देंगे, ये रिजर्वेशन नहीं था हज़ारों साल तक। सब मतलब पानी पीने का अधिकार भी नहीं था लोगों को, ये रिजर्वेशन नहीं था हज़ारों साल तक। तो इस प्रकार के मतलब बेईमान मानसिकता वाले लोग अभी भी मीडिया में हैं, अभी भी सब संस्थानों में 90% से ज़्यादा उसी मानसिकता के लोग तो हैं। सभी ऑफिसर्स देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है कि सबका हक मार के अपने पास कर लो। बेईमानी नहीं है कि इतने बड़े बड़े झूठ बोलो, ये क्या अपराध नहीं है? 420 की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, IPC की धारा है ना, 416, 415 और 416 में। सर मैं वकील नहीं हूँ, आप तो धारा। तो मैं लोगों से कह रहा हूँ ना, लोगों को पढ़ना चाहिए। तो लोगों को धोखाधड़ी करना, ये धोखाधड़ी नहीं है। झूठ बोलते हैं, टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं और झूठी बातें प्रोपोगेट करते हैं कि 15 लाख दिए जाएंगे, सबकी बेरोजगारी ख़त्म की जाएगी, ये सब जो आतंकवाद ख़त्म किया जाएगा, ये सब जो झूठ बोलते हैं, ये कौन परोस रहा है जनता के सामने? ये धोखा ही तो है। उनके जो मनुवादी मानसिकता के एंकर्स हैं वो देखो, वो मतलब खुद RSS और BJP वाले भी शर्म कर जाएंगे वैसी वैसी बातें करने में, जैसी वो करते हैं खुल के आगे आके, और अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं कि ये बताते हैं मीडिया, इनसे बड़ा क्रिमिनल कौन होगा। तो ये जो आपराधिक मीडिया है उसके माध्यम से माहौल बनाया जाता है। फिर ये जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड जिसका इस्तेमाल किया जाता है एग्जिट पोल से, ये सब पैसे और जो चीटिंग जो है इस पर्पज से होती है कि लोगों का जहन बन जाए कि हाँ जी ये तो जीत रहा है, एग्जिट पोल में भी आ गए और इसमें भी आ गए। अब इसका उल्टी तरफ आप ये देखिए, अगर इतनी सारी मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है यूपी में, तो भाई बहुत बड़े बड़े जलूस जल से निकलने चाहिए था ना, पब्लिक सड़क पे आ जानी चाहिए थी ढोल बजाने के लिए या ताली और वो पीटने के लिए। आया कोई
कोविड का माहौल था ना सर। अब कोविड थोड़ी था, अभी भी है कोविड। अब कोविड कहाँ था? कोविड के सारे रिस्ट्रिक्शंस तो हटा लिए गए थे इलेक्शन से पहले ही। नहीं तो आप सर क्या चाहते हैं कि रोड पे आके आतिशबाजी होनी चाहिए थी ना। जो आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके अलावा किसने खुशी मनाई? जब इतना बड़ा जीत हासिल हुई थी तो किसने खुशी मनाई सड़क पे उतर के? ये सबूत नहीं है कि ये ईवीएम का चुनाव था। और क्या सबूत चाहिए बताइए आप? गोवा में किसी ने खुशी मनाई सड़कों पे उतर के? पंजाब में भी किसी ने खुशी नहीं मनाई है। तो सरकार बनी यही खुशी है सर। आखिरी सवाल होगा मेरा ईवीएम को लेकर, अगर सिर्फ आप लोग बयान ही देंगे कि सड़क पे भी उतरेंगे? देखिए, हम लोग जितनी हमारी ताकत है, अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि उनकी लीडरशिप को कब्जे में ले रखा है आरएसएस के जासूसों ने, तो वो उनको नहीं करने देंगे। वरना इस मुद्दे पे तो सब अपोजिशन पार्टीज़ को एक साथ होना चाहिए। और फिर देखें, कोई भी चुनाव बीजेपी जीत जाए, अगर पेपर बैलेट या फिजिकल बैलेट होंगे तो आप हमें बताइएगा। ये है तो जीत गया तो नहीं जीतेंगे तो क्या? जीत ही नहीं सकते ना। जीते ना सर, ये कोई नहीं, ये तो ईवीएम से जीते हैं। बैलेट पेपर से भी बैलेट हुआ ना। बैलेट पेपर से तो अखिलेश जी बता रहे हैं। हालांकि हमने इतनी घपलाबाजी उसमें भी देखी है। जो पेपर बैलेट आए थे, फिर भी 51% अखिलेश जी ने बताया कि 51.5% वोट सपा को आए हैं, बैलेट जो कागज़ वाले पेपर्स थे। तो कागज़ से भी इलेक्शन होता है, उसमें भी घपलेबाजी होती है। मैं अपने आप को दुरुस्त कर दूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। कागज़ के बाद अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जो आ चुका है, इसके सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगने चाहिए, बूथ कैप्चरिंग ना हो, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन हर एक बूथ की सीसीटीवी कैमरा लगाए, बूथ के बाहर जहां वोट देने लोग आ रहे हैं, और वहां वोट देते टाइम जो अभी भी वीडियो बहुत सारी आई है ना कि ज़बरदस्ती जाके लोग जो एक्स्ट्रा एंथ्यूजियास्टिक, जो जिसको कहते हैं ना फुट सोल्जर्स थे, वो इस काम को बेवकूफ़ी में कर रहे थे कि जाके किसी और को वोट न डालने देके कि किसी महिला और उसको जो कमज़ोर व्यक्ति थे उनकी जगह खुद ही बीजेपी पे वोट डाल दिया। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो वो फुट सोल्जर्स हैं जिन्हें असलियत नहीं पता कि किसी को वोट डालो या नहीं डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी अगर ईवीएम से चुनाव होंगे, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके जो सहयोगी दल है ना वो भी सुन लें। ये वो टाइम आने वाला है जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और उनको निकाल दिया जाएगा ईवीएम से। सारे इलेक्शन खुद ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।